सो देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखो, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, उसमें ये बेसिक 4 लॉज है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ किसके बारे में जानकारी देता है? टेम्परेचर के बारे में। उसके बाद फर्स्ट लॉ है वो इंटरनल एनर्जी के बारे में है, सेकंड लॉ है वो चेंज इन एंट्रोपी के बारे में है, और थर्ड लॉ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी के बारे में है। तो यहाँ से देखो, एक ये हमें पता ही है कि जीरोथ लॉ है वो, इसे जीरोथ लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले जो फर्स्ट लॉ हमने डिफाइन किया है, उससे भी ज़्यादा बेसिक एक लॉ बाद में हमने फाइंड किया है, तो उसे क्या कहेंगे हम? जीरोथ लॉ। ओके, सो अब पहले देखते हैं हम जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ है वो क्या कहता है कि इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके, इफ two systems are separately in thermal equilibrium, systems are separately in thermal equilibrium with third system, मतलब कि अगर दो सिस्टम है वो थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, देन दे आर इन एक्सटर्नल, they are in external equilibrium mutually। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि देखो, इस तरह से अगर हम बात करें कि कोई एक सिस्टम है, फर्स्ट सिस्टम है, और यहाँ पे कोई सेकंड सिस्टम है, और ये दोनों है वो ये थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्विलिब्रियम में है, सेकंड एंड थर्ड इक्विलिब्रियम में है, तो इसे बोल सकते हैं हम कि फर्स्ट एंड सेकंड भी इक्विलिब्रियम में है। ओके, और एक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिख लो कि टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी विच कैन टेल वेदर द सिस्टम विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। ओके, तो टेम्परेचर है उसी से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख लेना कि टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी विच कैन टेल वेदर द सिस्टम विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर सिस्टम और नॉट। तो टेम्परेचर है उसका रोल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जीरोथ लॉ हमने बताया। उसके बाद जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जब आप हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो, ओके, फर्स्ट लॉ, ओके, यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या कहेगा? देखो, फर्स्ट लॉ कहता है कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। हीट एंड वर्क है वो दोनों म्यूचुअली कन्वर्टेबल होते हैं। एंड इसका यहाँ पे एक फॉर्म भी मैं लिख रहा हूँ, डी क्यूब इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ये है हमारा हीट ट्रांसफ़र, ये है इंटरनल एनर्जी, ये है वर्क डन। अब यहाँ पे देखो, अगर ये कैसी बात हो गई कि मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं, तो आपको बोला है कि आपको 60 रुपीज़ वाली चीज़ है वो लानी है। तो 100 रुपये मैंने आपको दिए हैं, 60 रुपीज़ वाली चीज़ लानी है, और मैं पैसे भी वापस नहीं मांगूंगा। तो 40 रुपीज़ है वो आपकी इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 40 रुपीज़ का हो गया। तो इस तरह से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसमें से जो सिस्टम वर्क करती है, उसके अलावा जो हीट ट्रांसफ़र है उसकी एनर्जी इंटरनल एनर्जी का चेंज करती है। क्लियर?
तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये आपको याद रखना है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। ओके, अब देखो, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। हीट एंड वर्क है, दोनों म्यूचुअली कन्वर्टिबल होते हैं। ओके, अब इसको हम डिफाइन करेंगे बाद में, लेकिन इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं वो तो मैंने बता दिया कि सम फॉर्म ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर? ओके, अब इफ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ अन infinitesimal amount of heat, okay, छोटा सा अमाउंट यहाँ पे हम दे रहे हैं, डी क्यू इज गिवन टू सिस्टम को हीट दे रहे हैं, देन सम of its used to do, sum of it is used to do external work, मतलब कि dW, and remaining part is used to change the internal energy of system, the internal energy of system, मतलब कि जो चेंज आएगा वो क्या होगा, डी यू। ओके, तो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, अगर देखो इन तीनों में से सपोज u के फॉर्म में हम लिखे तो डी यू इक्वल टू क्या आएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। ओके, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज ये पी वी डायग्राम है और हमें पता है कि सपोज यहाँ से एक इनिशियल पोजीशन लेते हैं, एक फाइनल पोजीशन लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ जाते हैं एक पाथ से, यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, यहाँ से इस तरह से जाते हैं, यहाँ से इस तरह से जाते हैं। ये डिफरेंट पाथ में बता रहा हूँ, इस तरह से जाते हैं। तो ये कुछ मैंने 1 2 3 4 5 डिफरेंट पाथ से वो मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो देखो इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे फिक्स हो गया, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे जो डी यू है, डी यू इक्वल टू फिक्स्ड। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी फिक्स हो गया, तो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फिक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इंटरनल एनर्जी का चेंज फिक्स है। अब मतलब कि डी क्यू बढ़ेगा तो डी डब्ल्यू भी बढ़ेगा, मतलब कि इफ हीट ट्रांसफर इंक्रीजेज देन वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी इंक्रीजेज। क्लियर? अब यहाँ पे देखो
ये डिफरेंट फॉर्म्स है और डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। सो यहाँ पे देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लिखते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें क्या नहीं होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता है, dq इक्वल टू 0। तो du इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ dw। तो देखो इजीली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा u इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा w। तो ये फॉर्म है वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ये सभी आपको याद रखना है, मतलब कि वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी का चेंज है उसमें सेम ही मिलेगा क्योंकि dq इक्वल टू है 0। अब आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मिक प्रोसेस, अब उसमें क्या होगा, dq इक्वल टू du प्लस dw है। ओके, अब ये तो नॉर्मली रहेगा, लेकिन आइडियल गैस के बारे में हम बात करें, आइडियल गैस, तो आइडियल गैस में आइसोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा, डेल्टा U है वो 0 हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से dq इक्वल टू डेल्टा W मिल जाएगा आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस है वो सिर्फ टेम्परेचर पे ही उसका इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता था। अब उसके बाद क्या आता है, देखो आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। अब आइसोबारिक, फॉर आइसोबारिक क्या लिख सकते हैं हम कि देखो P इक्वल टू होता है कांस्टेंट, मतलब कि प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो वर्क डन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं P dV। तो वर्क डन को लिख सकते हैं हम डेल्टा W इक्वल टू P डेल्टा V, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट लॉ है उसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो dq इक्वल टू du प्लस P डेल्टा V। अब इसका मतलब क्या है कि dq इक्वल टू du प्लस, अब P डेल्टा V है, डेल्टा V मतलब कि V फाइनल माइनस V इनिशियल। ओके, तो ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखो क्या होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W आएगा। क्लियर, समझ गए? ओके, अब फ्री एक्सपांसन। अब देखो फ्री एक्सपांसन है वो पहले कहीं पे आया नहीं है, तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं फ्री एक्सपांसन किसे कहते हैं। फ्री एक्सपांसन, तो एडियाबेटिक एक्सपांसन, एडियाबेटिक एक्सपांसन, एडियाबेटिक एक्सपांसन कहेंगे हम, मतलब कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो एडियाबेटिक एक्सपांसन ऑफ सिस्टम इनटू वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपांसन। क्लियर। अब यहां पे देखो, यहाँ पे dq है वो
0 है, समझ गए। डी क्यू है वो 0 है, और वैक्यूम है मतलब कि प्रेशर है वो भी क्या है 0। तो क्या आ जाएगा देखो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो देखो अब यहाँ पे क्यू है उसमें चेंज नहीं हो रहा है, और वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू, उसमें भी क्या हो जाएगा पी डेल्टा वी, पी 0 है तो यहाँ पे वर्क है वो भी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा यू इक्वल टू हो गया 0, तो यू इक्वल टू हम कह सकते हैं कांस्टेंट। क्लियर। तो इसका मीनिंग है कि फॉर फ्री एक्सपांसन और एडियाबेटिक एक्सपांसन इन वैक्यूम इंटरनल एनर्जी विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। तो अब इसके बाद हम देखो थोड़ा बहुत हम इसके लॉज के बारे में जो हमने डिस्कस किया है उसके प्रॉब्लम से वो भी देखते हैं। सो देखो यहाँ पे कैलकुलेट वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर व्हेन n moles ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस आर expanded from V0 to 2V0 आइसोथर्मली एंड आइसोबारिकली। अब ये दो कंडीशन है, उसमें ये प्रॉब्लम हमें सोल्व करना है। तो देखते हैं किस तरह से सोल्व होता है। तो पहले तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना होगा कि आइसोबारिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी आइसोथर्मली। तो आइसोथर्मली अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब कि T0 टेम्परेचर पे, ओके, तो डेल्टा Q इक्वल टू है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। क्लियर। अब देखो हमें पता है कि पहले तो हमें क्या करना है, वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर दोनों हमें फाइंड करने हैं, डेल्टा Q एंड डेल्टा W। तो हम पहले फाइंड करते हैं कि डेल्टा W किस तरह से हमें मिलेगा। तो डेल्टा W का बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन P dV। ओके, तो हमें यहाँ पे आइसोथर्मली बोला है। तो आइसोथर्मली बोला है तो इसका मतलब है कि अगर हमें P और V दोनों में से कोई एक है वो कांस्टेंट करना है, मतलब कि PV इक्वल टू nRT, T है वो कांस्टेंट है। तो हमें पता है देखो T कांस्टेंट है तो P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से क्या आएगा देखो, P1 V1 इक्वल टू यहाँ पे nRT1 और P2 V2 nRT2 मतलब कि सेम ही है, तो यहाँ पे सेम टेम्परेचर पे ले रहे हैं। तो अब इसका हम अगर रेशियो लेते हैं तो क्या आ जाएगा देखो, P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 है वो हमें पता है कि यहाँ पे V0 एंड 2V0 दिया है, तो V2 बाई V1 अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 2। सो P1 इक्वल टू 2P2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे P की जगह पे हम क्या लिखेंगे देखो, यहाँ से PV इक्वल टू nRT0 है, उसमें से हम P की जगह पे nRT0 बाई V लिख सकते हैं। तो देखो nRT ये तीनों कांस्टेंट है और dV बाई V, तो ये V0 टू 2V0 इंटीग्रेशन हो गया और nRT। ओके, इंटीग्रेशन dV बाई V इसको लिख सकते हैं हम ln V, और लिमिट क्या है V0 टू 2V0।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, nRT ln, पहले तो लिखेंगे हम 2V0 माइनस ln V0, मतलब कि डिवाइडेड बाय V0 आ जाएगा। यहाँ पे log है उसमें माइनस करेंगे तो डिवीज़न हो जाएगा, ln 2। ओके, डेल्टा W हमें ये मिल गया। क्लियर। तो ln 2 की अगर वैल्यू है वो आपको पता है तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 0.693 nRT। तो ये थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 एंड इंटू 2.303, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वैल्यू। क्लियर। तो ये हमने वर्क है वो कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया है और आइसोथर्मली है। आइसोथर्मली है तो देखो यहाँ पे बोल दिया है कि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस बोल दिया है तो डेल्टा यू है वो 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, तो ये दोनों हमने फाइंड कर लिया। क्लियर। क्योंकि डेल्टा यू इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू है वो 0 होगा। अब फिर से बात करेंगे हम वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर की, लेकिन अब की बार किसके लिए, आइसोबारिकल के आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बात करते हैं। अगर आइसोबारिकली एक्सपांड हो रहा है मतलब कि P है यहाँ पे कांस्टेंट है, P इक्वल टू कांस्टेंट। अब P कांस्टेंट है तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्योंकि P कांस्टेंट है तो वर्क डन हमें पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, मतलब कि V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसका मतलब कि डेल्टा U प्लस P, और V फाइनल क्या है 2V0 माइनस यहाँ पे V0, तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा U प्लस P इंटू V0। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, तो PV0 है यहाँ पे, देखो PV इक्वल टू nRT है, तो यहाँ पे देखो PV इसकी जगह पे nRT लिख सकते हैं, तो डेल्टा Q इक्वल टू हो गया डेल्टा U प्लस nRT0। ओके, अब देखो डेल्टा U अगर हमें फाइंड करना है, डेल्टा U इक्वल टू डेल U बाई डेल T इंटू dt एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये हमारा क्या मिलेगा, 3/2 R इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्लियर। तो डेल्टा U हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 3/2 NR, 3/2 NR, n मोल्स है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/2 NR इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर। अब देखो हम डायरेक्टली ही बात कर सकते हैं कि P है वो कांस्टेंट है, तो मैंने बोला था कि इस तरह से याद रख लो कि BCG TPV, तो ये चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ में क्या होगा कि P कांस्टेंट है तो T इज प्रोपोर्शनल टू V,
तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा। सो T1 बाई T2 इक्वल टू V1 बाई V2, और इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2 बाई V1, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो T2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 मिल जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखो T2 माइनस T1 करेंगे, हम T2 माइनस T1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, T1 ही मिलेगा। ओके, अब T फाइनल माइनस T इनिशियल हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा T1, जो कि है हमारा T0। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3/2 NR एंड T0। क्लियर? और इंटरनल एनर्जी हमने लिख दिया, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ से हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी पुट कर दो, डेल्टा Q हमें मिल जाएगा 3/2 NR T0 प्लस NR T0, मतलब कि 5/2 NR T0। क्लियर? अब देखो, इसको सेम फॉर्मूला से अगर आपको इतना पता है कि फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि Cp क्या है। Cp अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली ही dq निकाल सकते हैं। तो Cp, देखो Cp इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिख दो पहले, डायरेक्ट बात नहीं करने वाले हम, dq बाई dt। तो यहाँ पे dq इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो Cp इंटू dt। यहाँ पे डेल्टा Q हमें फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ Cp इंटू dt। तो Cp हमें पता है कि आइडियल गैस और मोनोएटॉमिक है, उसके लिए क्या है 5/2। तो हम डायरेक्टली ही इस तरह से लिख सकते हैं, देखो 5/2 NR, और टेम्परेचर है वो T0 टू 2T0, और यहाँ पे dt। तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा 5/2 NR T0। ये भी सेम है, यहाँ भी आंसर सेम है। तो हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं कि किस तरह से आपको ये लिखना है। तो एक कभी कभी एग्जामिनेशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट इज अवेलेबल फॉर वर्क। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट इज अवेलेबल फॉर वर्क। तो देखो, ये प्रीवियस क्वेश्चन में ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। तो देखो, ये फ्रैक्शन फाइंड करना है आपको, तो पहले डेल्टा Q मतलब कि हीट कितनी ट्रांसफ़र हुई 5/2 NR T0, और वर्क कितना यहाँ पे मिल रहा है NR T0। 3/2 NR T0 है वो इंटरनल एनर्जी का चेंज है, 3/2 NR T0। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, देखो फ्रैक्शन अगर आपको फाइंड करना है हीट ट्रांसफ़र का फॉर वर्क डन, तो डायरेक्टली क्या करो, डेल्टा W बाई डेल्टा Q इस तरह से आप लिखेंगे तो डायरेक्टली 2/5 हमें मिल जाएगा। इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे तो कुछ
4 आ जाएगा। ओके, सो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए इतना होता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए अगर आप बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या है 0.693 nRT0। तो डायरेक्टली डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डब्ल्यू जब आप करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 1 मिल जाएगा आपको। क्लियर? तो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें आप जितनी भी हीट ट्रांसफ़र करेंगे वो डायरेक्टली ही आपकी सिस्टम है उसके ऊपर वर्क करेगा, या तो आइसोथर्मल है तो सिस्टम के जो सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है, मतलब कि वर्क बाय द सिस्टम या वर्क ऑन द सिस्टम है वो डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र के जितना होगा तो फ्रैक्शन है वो 1 मिलेगा। फ्रैक्शन जितना ज़्यादा मिलेगा वो हमारा वर्क डन भी उतना ज़्यादा है। इस तरह से हम सोच सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया है।